अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम आप आज अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं 2, जो कि हमारे पास है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि यकीनन आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास जो है बेसिकली होता क्या है, मैटर के बारे में भी आपको मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। क्या बताया था मैटर के बारे में कि ऐसी तमाम तर चीज़ें जो हमारे पास जगह घेरती हैं और वज़न रखती हैं, हमने कहा था वो सब क्या कहलाती हैं, वो मैटर कहलाती हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब मैटर की कितनी टाइप्स हैं अगर आप अपने अतराफ़ में देखना चाहो तो आपको पता लग जाएगा कि आपके अतराफ़ में कितनी किस्म की चीज़ें मिल रही हैं जो डिफरेंट अपनी फ़िज़िकल स्टेट के हवाले से हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये सामने दिखा हुआ बोर्ड दिखाता हूँ तो आप बोर्ड को देखते बता दोगे ये सॉलिड है। ठीक है, आपका फ़ैन अगर चल रहा है, आपके साथ में एसी ऑन है, तो उसमें जो हवा आ रही है वो पता है आपको क्या है, वो गैस स्टेट में है। यानी कि एक तो आपको गैस नज़र आ गया है और दूसरी आपको गैस फील हो गई है और तीसरा आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है जो कि सॉलिड है। आपके तरफ में भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी आपको, आप भी उसको बता सकते हो कौन सा सॉलिड है कौन सा गैस है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आगे मज़ीद तो एक स्टेट और रह जाती है। वो स्टेट कौन सी है, लिक्विड स्टेट। यानी कि अगर आप पानी का एक गिलास पीते हो तो पानी जो उसके अंदर मौजूद है वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास आसपास जो मिलने वाली चीज़ें हैं जो कि मैटर्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक गैस, दूसरा लिक्विड और तीसरा सॉलिड। ठीक है, इसके अलावा एक और स्टेट है, वो स्टडी होती है बाकायदा तौर पर, लेकिन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वह है प्लाज्मा। उसके बारे में अगर आगे बाद में थोड़ा बहुत डिस्कस करना हो तो बता देंगे। अच्छा, अब 3 स्टेट्स हैं आपके पास, एक है गैस स्टेट, एक है लिक्विड स्टेट और एक है सॉलिड स्टेट। क्या फ़र्क है इसमें, कैसे आप बता सकते हो कि क्या गैस है, कौन से लिक्विड है और कौन से सॉलिड है, वो तो आप देखकर फील करके ही बता सकते हो, लेकिन केमिकली और फिज़िकली इसके दरमियान क्या, इसके अंदर क्या फ़र्क है, ये आप कैसे बताओगे। इसको जानने के लिए हम इसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। अच्छा, गैस, लिक्विड और सॉलिड के दरमियान क्या फ़र्क है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मैं आपको बता दूं, वो थोड़े से के दरमियान फासला काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान फासला उससे कम होता है और सॉलिड के मॉलिक्यूल के दरमियान उससे भी फासला क्या होता है, कम होता है। इसको और आगे देखेंगे मज़ीद, लेकिन अभी डिफरेंस के बाद में बात करते हैं। एक हमारे पास गैस स्टेट है, एक है लिक्विड और एक सॉलिड। क्या डिफरेंस है, पहला डिफरेंस हम स्टडी करते हैं शेप का। अगर शेप के बारे में बात करें तो आप के अतराफ़ में जो आप हवा फैली हुई है, आप देखोगे जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम की शेप ही वो इख्तियार कर लेती है, उसकी अपनी कोई शक्ल मौजूद नहीं है। वो मल्टीपल स्टेट, जिस आप जैसा भी उसको कंटेनर रखोगे वो वैसे ही शेप इख्तियार कर ले। मिसाल के तौर पर अगर वो परफ्यूम की बोतल में आप कोई गैस डालोगे तो वो परफ्यूम की शेप इख्तियार कर लेगी। आप सिलेंडर भरवाते हो तो सिलेंडर की शेप इख्तियार कर लेगी, उसकी अपनी कोई ख़ास शेप नहीं है। तो हम कहते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनकी कोई भी ख़ास स्पेसिफिक शेप नहीं होती, तो कोई डेफिनाइट शेप इसकी मौजूद नहीं है। इसी तरह लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड की शेप के बारे में आप बताएंगे मुझे, सोचें कि क्या ये हमारे पास स्पेसिफिक होती है या फिर कोई डेफिनाइट शेप है। नहीं है, बिल्कुल। क्यों नहीं है, बेसिकली आप अगर पानी की टंकी में पानी देखोगे तो वो जो टंकी है, पानी की टैंक है, वो उसी शेप इख्तियार किया हुआ होगा। फिर जैसे ही आप उसे ग्लास में आप जग में डाल दो तो जग की शेप इख्तियार कर लेगा, ग्लास में डालोगे ग्लास की शेप इख्तियार कर लेगा। जिस चीज़ में आप उसको डालोगे, पानी या लिक्विड, उसी शेप को इख्तियार कर लेगा। मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ, आप कभी पानी 100% उस पर फॉलो नहीं कीजिएगा। लिक्विड, तमाम लिक्विड, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो और कोई सा लिक्विड हो, वो हमारे हनी हो, ये सब हमारे पास क्या हैं, लिक्विड्स हैं। तो जो भी लिक्विड हमारे पास होगा उसकी ख़ास बात ये होगी कि जैसे ही आप उसको किसी भी कंटेनर में डालोगे वो उसी की शेप इख्तियार कर लेगा। तो इसका मतलब है कि लिक्विड की भी कोई डेफिनाइट शेप मौजूद नहीं है। सॉलिड की यकीनन, क्योंकि कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल होते हैं, एक दूसरे से इतने करीब होते हैं कि उनके दरमियान फासला ना होने की वजह से वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, और करीब आने की वजह से क्या होता है, वो एक ख़ास शेप इख्तियार कर लेते हैं। अब वो जो शेप होती है, मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर हमारे पास एक ख़ास शेप का है।
ठीक है, इसकी शेप तब्दील नहीं हो रही नॉर्मली, अगर हम इस पर इसी कंडीशन पे रखते हैं। इसका जो केप है वो भी इसी शक्ल का है, वो तब्दील नहीं होता, यानी कि एक सॉलिड की जो शेप है वो चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने बोर्ड है, ये आप जब से देख रहे हैं आपको ऐसी शेप का नज़र आ रहा है, तब्दील इसकी शेप नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि जो सॉलिड्स हैं वो एक ख़ास डेफिनाइट शेप रखते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद बात करते हैं हम एक अगले बात इसकी, वो है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम के एतबार से अगर हम बात करें तो वॉल्यूम हमारे पास अगर देखें तो ये भी हमारे पास नॉन डेफिनाइट है गैस के लिए। क्यों? क्योंकि आपने अगर स्प्रे की बोतल में अगर एक स्प्रे या परफ्यूम रखा हुआ है, उसको आप स्प्रे करते हो, स्प्रे करने से पहले स्प्रे की बोतल में मौजूद था, फिर पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगा। तो जितना बड़ा कंटेनर आप गैस को देते रहेंगे, गैस उतनी ही जगह ऑक्यूपाई करती रहेगी, उसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और उसी को आप कंप्रेस करते चले जाएंगे तो वो क्या होगा, कंप्रेस हो के छोटी सी जगह में भी आ सकती है। तो इसका मतलब है गैस का कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, नॉन डेफिनाइट वॉल्यूम। अच्छा अब बात करते हैं लिक्विड की। क्या लिक्विड का डेफिनाइट वॉल्यूम होता है? बिल्कुल होता है कि अगर आप एक लिक्विड को एक गिलास पानी में भर लें पानी से और फिर उसके बाद उसको आप जग में भी डालेंगे तो वो अपना वॉल्यूम नहीं बढ़ाता। जितना उसने अपना वॉल्यूम गिलास के अंदर रखा हुआ था उतना ही वॉल्यूम वो उस जग में भी रखेगा। और उसको अगर आप बहुत बड़े कंटेनर में डालेंगे तब भी वो अपना वॉल्यूम तब्दील नहीं करता, उसका वही वॉल्यूम रहता है। और सॉलिड भी ऐसा ही है, सॉलिड का वॉल्यूम भी वही है। अब मिसाल के तौर पर दीवार में लगा हुआ है बोर्ड, ये जितनी जगह घेर रहा है इतनी ही घेर रहा है, ना बढ़ा रहा है अपनी जगह को, ना ही क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास एक डेफिनाइट वॉल्यूम रखता है। जिस तरह ये मार्कर भी हमारे पास एक डेफिनाइट वॉल्यूम में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये अपनी एक ख़ास जगह को घेरता है, इससे ज़्यादा जगह ना ज़्यादा करता है ना ही कम करता है जगह को कवर। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं अगले वाले पे। अगला वाला हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्यों होती है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्यों होगी, इसकी एक फिजिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी छोटी छोटी बॉल्स हैं। एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, गैस है क्या, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। गैस क्या है कि गैस को एक कंटेनर में आप छोटी छोटी बॉल्स डाल दें और बॉल को हिलाएं, बॉक्स को हिलाएं। जब उस बॉक्स को हिलाएंगे तो जो बॉल्स हैं उसके अंदर क्या करना शुरू कर देंगी, मूव करना शुरू कर देंगी। बिल्कुल सेम मूवमेंट होती है हमारे पास गैसियस स्टेट की। ठीक है, अब अगर क्योंकि बॉल्स दूर दूर हैं, उसको अगर हम तो कंप्रेस करेंगे तो वो क्या करेंगी, कम जगह में आ जाएंगी, और कंप्रेस करेंगे तो और कम जगह में आ जाएंगी। इसका मतलब है गैस के मॉलिक्यूल के अंदर खास बात यह है कि उसके दरमियान इतना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है कि जब हम उस पर कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, कम जगह में आने की कोशिश करता है, यानी कि उसमें कंप्रेसिबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, अगर आप एक सिरिंज आपके पास हो जिसे इंजेक्शन भी कहते हैं, तो इसको अगर आप लें और आप उसको पीछे की तरफ खींचें तो आप देखेंगे उसके अंदर एयर भर गई है। ठीक है, अब उसके अंदर जो एयर भरी होगी उसके आगे आप थंब लगाएं और आप पीछे से दोबारा पिस्टन को आप आगे करें, आप देखेंगे कि उसके अंदर जो गैस भरी होगी वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी के हवाले से लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी ना होने के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि गैस की लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान पहले ही जगह इतनी कम होती है कि वो मज़ीद कंप्रेस नहीं हो पाते। और यकीनन सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो नियर टू ज़ीरो होती है, इसमें कोई हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। इसमें निग्लिजिबल क्यों कहा मैंने, क्योंकि थोड़ी बहुत होती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी ना हो। मिसाल के तौर पर हाइड्रोलिक ब्रेक हैं, आप हाइड्रोलिक ब्रेक को दबाते हो तो वो मॉलिक्यूल कंप्रेस होकर आगे प्रेशर अप्लाई करते हैं ब्रेक शू की तरफ ताकि आपकी गाड़ी आराम से रुक सके। ठीक है, सॉलिड में भी नियर टू ज़ीरो होती है। नियर टू ज़ीरो का मतलब कंप्रेसिबिलिटी होगी लेकिन कह सकते हैं कि ना फील होने के मुताबिक के बराबर हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अरेंजमेंट की कि मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट क्या है, तो एक मरतबा मैं बना देता हूँ। जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनकी अरेंजमेंट कुछ खास नहीं है, वो रैंडम अरेंजमेंट में होते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल कहीं पे भी मौजूद हो सकता है इस तरह। ठीक है, अगर हम लिक्विड के मॉलिक्यूल की बात करें तो उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह होती है कि मॉलिक्यूल कुछ इस तरह मौजूद होते हैं। ठीक है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट है।
थोड़ा फासले पे होते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ पैरेलल मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बिल्कुल करीब होते हैं, दरमियान में ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मौजूद नहीं होता। तो हम इसे कहते हैं ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, यानी कि एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्या हैं, करीब हैं, जगह नहीं है इसके दरमियान। ठीक है लेकिन बहुत कम है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी, देख लेते हैं अरेंजमेंट रैंडम। गैस के मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट क्या है, वो रैंडम है। कोई मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से आज़ाद है, कोई अट्रैक्शन फोर्स, कोई रिपल्जन फोर्स मौजूद नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं मूवमेंट अरेंजमेंट को लेके लिक्विड की। फेयरली अरेंज, इसके मुकाबले में इसकी अरेंजमेंट क्या है, वो फेयर है, यानी कि काफ़ी क्या होती है, अरेंज होती है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं अरेंजमेंट किसके हवाले से, सॉलिड की। सॉलिड की जो अरेंजमेंट है वो ज़्यादा हमारे पास जो होती है वो हाईली अरेंज होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंप्रेस एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। अच्छा, मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल की है वो रैंडम है। मैंने दोबारा बता रहा हूँ आपको, एक बॉक्स लें और बॉक्स लेने के बाद उसमें छोटे छोटी बॉल्स को डाल दें, जो पिंग पोंग सिम बॉल कहलाती हैं आपके पास अक्सर। उन बॉल्स को आप ज़ोर ज़ोर से हिलाएं। इमेजिन करें जब उसको आप ज़ोर ज़ोर से हिलाएंगे बॉक्स को, तो उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स हैं, बॉल्स हैं, वो एक दूसरे से टकराएंगी, कभी ज़मीन से टकराएंगी, कभी दीवार से टकराएंगी बॉक्स के, कभी छत से टकराएंगी। इस तरह उनकी एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी। ये जो मूवमेंट है हमारे पास वो रैंडम मूवमेंट है, किसी बॉल का नहीं पता कि वो अगले स्टेप में या अगले एक सेकंड के बाद कहाँ होगी। ठीक है, जिसके बाद है लिक्विड की मूवमेंट। लिक्विड की मूवमेंट है ट्रांसलेशनल मूवमेंट। ये मूवमेंट क्या होती है, मिसाल के तौर पर ये मॉलिक्यूल है, ज़रा गौर से देखिएगा, मैं इस मॉलिक्यूल को कंसिडर करता हूँ, ये मॉलिक्यूल है। जब ये मॉलिक्यूल इधर जाएगा तो इसकी जगह ये वाला मॉलिक्यूल आ जाएगा, और जब ये मॉलिक्यूल इस जगह जाएगा तो इसकी जगह हो सकता है ये वाला मॉलिक्यूल आ जाए। तो एक दूसरे के मॉलिक्यूल क्या कर रहे होते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन हर मॉलिक्यूल हर वक्त किसी न किसी पोजीशन पे, अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पे मौजूद रहता है। तो एक दूसरे की जगह लेते रहते हैं और इस तरह ये मूवमेंट जारी रहती है। इसे तो कहते हैं ट्रांसलेशनल मूवमेंट। अब आ गई है वाइब्रेशनल मूवमेंट। वाइब्रेशनल मूवमेंट क्या है कि ये तो आप यहाँ देख चुके हैं, गैस के मॉलिक्यूल भी मूवमेंट करते रहते हैं पूरे इसमें, लिक्विड के मॉलिक्यूल में मूवमेंट करते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल ऐसी मूवमेंट नहीं करते, उनके अंदर वाइब्रेशनल मूवमेंट है। अब वाइब्रेशनल मूवमेंट क्या है, वाइब्रेशनल मूवमेंट ये है कि मॉलिक्यूल अपने ही पर्टिकुलर एरिया में रह के वाइब्रेट करते रहते हैं। इस मूवमेंट को हम कहते हैं वाइब्रेशनल मूवमेंट। तो मूवमेंट के हवाले से हमारे पास ये चेंज है कि ये रैंडम मूवमेंट है, ये ट्रांसलोकेशनल मूवमेंट है, और ये हमारे पास कौन सी मूवमेंट कहा मैंने, वाइब्रेशनल मूवमेंट है। डिफ्यूजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। डिफ्यूजिबिलिटी ये है कि अगर मैं यहाँ खड़े होकर इस जगह एक रूम स्प्रे लेकर स्प्रे कर दूँ, तो डिफ्यूजिबिलिटी क्या होगी कि जो परफ्यूमरी मॉलिक्यूल या खुशबू वाले मॉलिक्यूल हैं वो इस हवा में मौजूद जो मॉलिक्यूल हैं जो कि हमारे पास ऑर्डरलेस हैं उसके अंदर फैलना शुरू हो जाएंगे। ये जो फैलना है खुशबू के मॉलिक्यूल का, उसके ऑर्डरलेस मॉलिक्यूल में मूवमेंट करना, ये मूवमेंट हमारे पास कौन सी मूवमेंट कहलाती है, ये क्या प्रोसेस क्या कहलाता है, ये डिफ्यूजिबिलिटी कहलाती है। अब डिफ्यूजिबिलिटी किस में ज़्यादा है किस में कम है, गैस के हवाले से बात करें तो मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे अगर स्प्रे करता हूँ, स्प्रे करने के अगले 5 सेकंड के बाद ये खुशबू पूरे कमरे के अंदर क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। इसका मतलब है जो गैस के अंदर डिफ्यूजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसके बाद बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में मॉडरेट है। अगर आप एक पानी का बर्तन लो और उसके अंदर एक कतरा या एक ड्रॉप इंक डाल दो, तो वो इंक क्या करेगी, उसके अंदर फैलना शुरू हो जाएगी। तो वो लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगी एज कंपेयर टू गैस। गैस की हमें बात करें तो कमरा जो है बहुत बड़ा है। जो आप बर्तन लोगे जिसमें आप पानी में इंक डालोगे वो बहुत छोटा होगा, लेकिन छोटा होने के बाद भी वो इस पूरे बड़े कमरे के मुकाबले में काफ़ी टाइम लेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो लिक्विड है उसकी डिफ्यूजिबिलिटी गैस के मुकाबले में बहुत कम है। अब बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड के अंदर तो बहुत ही स्लो है। सॉलिड के अंदर स्लो क्यों है? सॉलिड के अंदर स्लो इसलिए है कि इसके दरमियान तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ही मौजूद नहीं है, ना होने के बराबर है। इसी वजह से नए मॉलिक्यूल इसके अंदर डिफ्यूज़ होने में क्या करते हैं,
मुश्किल पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डिफ्यूजिबिलिटी बहुत कम होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं आखिरी एक्सपेंशन पे। एक्सपेंशन क्या है? मॉलिक्यूल का फैलना, ठीक है, या किसी भी चीज़ का फैलना। अगर आप किसी गैस को टेम्परेचर देते हो, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक बलून ले लो, उस बलून में थोड़ी सी हवा भर के आप उसे फ्रिज में रख दो, तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से करीब आ जाएंगे, आपका गुब्बारे का जो बलून का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर उसे गर्म पानी में डालोगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे और टकराने के बाद अपनी जगह को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। जब जगह बढ़ाएंगे तो वो बलून का साइज़ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसी वजह से जो मॉलिक्यूल जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने की वजह से उनके दरमियान फासला बढ़ जाता है। जब फासला दरमियान में बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली जो जगह है वो बड़ी हो जाती है, घेर ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है उसका, इसी कहते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। इसी तरह अगर लिक्विड की बात करें, आप पानी का बर्तन भर दें पूरा पानी से और उसे रख दें आप स्टोव या चूल्हे पे, आप देखेंगे थोड़ी देर में पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। क्यों गिरना शुरू हो गया? क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ गया, एक्सपेंड कर गया। एक्सपेंड करने की वजह से पानी ओवरफ्लो करना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है गैस के मॉलिक्यूल भी लिक्विड के मॉलिक्यूल भी आपस में टकराए और टकराने के बाद उनके दरमियान फासला बढ़ गया और फासला बढ़ने की वजह से उनका अंदर एक्सपेंशन हो गई। अब सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड में बहुत कम एक्सपेंशन होती है, बहुत मामूली मकदार में। अगर आप फील करें तो आपको नज़र आएगा, फील भी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूल इतने करीब होते हैं कि उनके दरमियान हीट करने से फासला इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सॉलिड में एक्सपेंशन एज़ कम्पेयर टू गैस एंड लिक्विड काफ़ी कम होती है। तो सबसे ज़्यादा होती है गैस में, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद सॉलिड में। ये हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ ली, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह हम करेंगे, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे मज़ीद बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.